हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलटी के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये इसका कोड है KEZE04। इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, हम इसके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके यहाँ से। देखिए, पहला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए शीट दैट इज 5 सेंटीमीटर वाइड, what will be the total angular width of the central maxima। तो आप लोग जानते हैं कि एंगुलर विड्थ जो होती है सेंट्रल मिनिमा की वो 2 थीटा होती है ना। और डी इक्वल टू इसका जो फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन ई। ये आप लोग जानते हैं, है ना। ब्रैकेट डिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। इसकी वैल्यू लगा दो। लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? लैम्डा की वैल्यू 2 अपॉन में आ जाएगा 5, दोनों सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, 0.4 हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये थीटा की वैल्यू आएगी आपकी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.4, और 0.4 जो वैल्यू होती है याद रखना 23.6 की डिग्री की होती है, ठीक है। हाँ, अब चूंकि हमें 2 थीटा फाइंड करना है क्योंकि टोटल पूछ रहा है, मतलब कुल पूछ रहा है, कुल कोणीय चौड़ाई पूछ रहा है, तो 2 थीटा होती है। 2 थीटा मतलब इसका डबल करेंगे, और डबल करेंगे तो 47.2 ये आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बेस डायोड, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये आप सब लोग जानते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। एक बार को कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर वो लीनियरली हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमेशा याद रखना आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए क्लॉक इज मूविंग विद द वेलोसिटी c/3 रिलेटिव टू द स्टेशनरी ऑब्जर्व इट विल गो 1 आवर। देखिए, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा टी इक्वल टू होता है डेल्टा टी नॉट जैसे प्रॉपर्टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप लोग इसमें। तो यहाँ पर 1 आवर के ऊपर बात कर रहा है वो, है ना। रिलेटेड टू स्टेशनरी टू ऑब्जर्व इट विल गो इन 1 आवर। 1 आवर के ऊपर जब बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 लगा दीजिए डेल्टा टी नॉट की, है ना। अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन c/3। जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 9, और सी स्क्वायर से तो 1 अपॉन 9 आ गया यहाँ पर। 1 अपॉन 9 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 अपॉन 8 अपॉन 9 हो जाएगा, और 9 ऊपर पहुंच जाएगा रूट का, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 8 आ गया, है ना। 3 अपॉन रूट 8 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√2। 2 से जब करेंगे 2 आ गया, है ना। तो ये आ जाएगा, जब 2 आने का मतलब है 2 से करेंगे तो 1.5 आ गया। 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 अपॉन रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4। जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लाएगा 1.06 अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इतना आएगा, इतने आवर आ गया ये। और हमें चाहिए चलो, और अच्छा, अब वो ये कहता है कितनी स्लो हो जाएगी, तो इनका डिफरेंस निकालना है। 1 में से निकालते हैं तो इतनी स्लो हो जाएगी 0.06 घंटा क्या हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी। अब यदि हमें, चूंकि आंसर हमारा किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो इसे 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36, है ना। और 2 के बाद पॉइंट, ये 3.60 अप्रोक्सीमेटली, कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, इतने मिनट आएगा। तो इसका कहना मतलब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहता है इन स्टेशनरी साउंड वेव द प्रेशर वेरिएशन, मतलब स्टेशनरी जो वेव होती है उनका आप लोगों ने इस तरह से ये ग्राफ बना के देखा होगा, इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये नॉड होते हैं, और जहाँ पर प्रेशर कम होता है वहाँ वो कूले रहते हैं, और वहाँ का होते हैं एंटी नॉड होते हैं, है ना। इस तरह से तो बनते हैं। तो ये नॉड नॉड पे जो होता है प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम एट द नोड, और मिनिमम कहाँ होता है, एंटी नॉड पर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, बोथ स्टील और रबर आर सेम।
बोथ स्टील एंड रबर हैव द सेम इलास्टिसिटी, नहीं, स्टील इज लेस देन, नहीं, स्टील इज द फार मोर, मतलब हाँ ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टील जो होती है ज़्यादा क्या होती है, इलास्टिक होती है कंपेयर टू रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज ऑलवेज लेस देन वन, बिल्कुल वन से कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि टी की वैल्यू क्या होती है, मतलब जो आपका सिंक का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है जीरो से, है नहीं, इसलिए तो होती है। तो कहने का मतलब इसकी दोनों ही बातें सही हैं, तो ये बोथ वी आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ बीट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ बीट्स, तो बीट्स निकालने का फार्मूला होता है कि इनकी फ्रिक्वेंसी निकाल लो, तो ये होगा 2 पाई एन टी हो जाएगा, तो N1 कह दो, इसे इसे N2 कह दो, तो पाई से पाई हट गया, टी से टी हट गया, 2 तो आ गया 50, N1 की वैल्यू तो 50 आ गई और इसकी आ जाएगी 54, इनमें दोनों में डिफरेंस देख लो कितने का, 4 का, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी, एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये फार्मूला सही है, ठीक है। इसका ई वेक्टर जो होता है एनर्जी वेक्टर, ये हैमिल्टनियन वेक्टर जो कहते हैं वो आई एच का डेल अपॉन डेल टी होता है, ठीक है। और जबकि आपका मोमेंटम ऑपरेटर जो है ये कई बार आता है, मोमेंटम ऑपरेटर आई एच कट ये होता है डेल होता है नहीं, ये पोजिशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, तो कॉन्टन स्कैटरिंग जो होती है इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हैं। लेंज लॉ जो होता है किसका होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये कहता है 3 स्पेयर है उसके पास, 3 स्पेयर ऑफ मास m और रेडियस r अरेंज इन सो, तो देखो ये जो है इसका तो कितना हो जाएगा, 2/5 mr² हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसमें mr² और जुड़ जाएगा, तो इसका इस 7/5 mr² और 7/5 mr² हो जाएगा, तो 7 7 14, 14 15 16 ये आ जाएगा, 16/5 mr² आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हीरो ऑफ द सेंट फिल्म इतने 50 ग्राम बुलेट फ्रॉम द मशीन गन, ईच द स्पीड, मतलब ईच एक की स्पीड इतनी है, ही इज फायर्ड वो द बुलेट 4 सेकेंड, 40 को जो कर रहा है 20 को जो छोड़ रहा है वो 4 सेकंड में छोड़ रहा है, देन द एग्जैक्ट फोर्स पूछ रहा है भाई, ठीक है। एग्जैक्ट फोर्स निकाल लो भैया, तो एग्जैक्ट फोर्स निकालने का वही होता है सेकंड लो डी पी अपॉन डी टी, तो एम इंटू क्या लगा दें, एम इंटू बी लगा दो यहाँ पर, है ना, अपॉन डी टी का मतलब टी हो जाएगा, बट एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स और दे रखे हैं, पर सेकंड में निकालनी होगी ना, तो एन से हमने मल्टीप्लाई करके ये 1 सेकंड कह देंगे, तो हो जाएगा ये ऐसा लिख दो 20/4, एन का मतलब हो गया यहाँ पे 20, एन का मतलब हो गया 20 और एम का मतलब कितना हो गया भैया 50 किलोग्राम, ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, और क्या चीज़ है ये 1 है, और बटे में कितना है साहब आपके, टी की वैल्यू 4 है, 4 पंजे 20, 5 आ गया, 5 25, अच्छा ये किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ गया 5, 3 से ये कट गए भैया, और 5 25 250 आ गया, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहता है प्रॉपर टाइम ऑफ द लाइफ, अरे भाई ये अभी जो करा था वही था, है नहीं, क्वांटम फिजिक्स का है ये, डेल्टा टी इक्वल टू मीन टाइम टी इक्वल टू हो जाता है टी नॉट, ये प्रॉपर टाइम अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अब दिमाग लगाओ, इसकी वैल्यू 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 8 है, और 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 8 सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.64, 0.64 सी स्क्वायर, सी से सी कट गए 0.64, 1 में से 0.64 कटे तो डायरेक्ट लिख दूँ 0.36 हो गए, 0.36 का 0.6 हो गया, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -8 बटे 0.6 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दो 4 बार कट गए, तो 4 गुणा 10 की पावर कुछ आ रहा होगा इतने, चूंकि ये मान सेकंड में, तो सेकंड में आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं देखो मैं अपने चैनल पर वीडियो भी डालता रहता हूँ, उन वीडियो को आप लोग देखो, टीजीटी पीजीटी के नाम से पढ़ी हुई है, 100% उन वीडियो से बहुत क्वेश्चन आए हैं उन्हें, और नीट की ये आप वीडियो देखो, टीजीटी पीजीटी के जो पेपर होंगे उसमें 100% आपको लाभ होगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं जी। देखिए भाई इसका ये मैंने बहुत पढ़ाया था, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर का ये जनरल फार्मूला ये होता है, जब एंड पर उसका वेट होता है तो इसका डब्ल्यू इक्वल टू आता है हमारा डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 4 नहीं 3/I, ये आता है इसका फार्मूला, ठीक है। और यदि जनरली कहीं पर वैसे कर रहे हैं हम
एक्स डिस्टेंस पर हम वेट कर रहे हैं, लटका रहे हैं, है नहीं, फिर एंड पर नहीं लटका रहे हैं, तब क्या आता है, तब आता है डब्ल्यू अपॉन बाई आई, और ये होता है एल स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6, ये आता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए फार्मूला, इस फार्मूले में बहुत ज्यादा आते हैं। तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक्स की वैल्यू लगा देंगे हम एल बाई 4। यदि एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम एल बाई 4 लगा रहे हैं मेरे भाई, तो क्या आएगी पता है, ये आएगी एल की वैल्यू, जब हम एल बाई 4 लगाएंगे यहाँ पर, एक पेपर इंसर्ट कर लें या थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो डब्ल्यू अपॉन, यहाँ से अच्छे एक काम करो, डब्ल्यू अपॉन 3 बाई की वैल्यू लगा दो, तो हो जाएगी ये 3 लेमडा अपॉन 3, आप पहुंच गए, 3 लेमडा अपॉन एल की पावर 3 हो गए, ये एल स्क्वायर, और यहाँ पर जब एल की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल बाई एल 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 जी, एल खाली होता है भाई, एक्स स्क्वायर होता है, जब एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर बटे 16, 16 दूनी 32, तो एल की पावर 3 बटे 32 आ गया ये, है ना। ये हो जाएगा 4 चौक 16 64, 64 एल की पावर 3 बटे 64 गुणा 6, वो चली रहे हैं फार्मूले के, इन्हें सॉल्व कर लो, एल की पावर 3 से कॉमन लेकर ये कट गए सब, और 32 भी कॉमन कर लो, तो 3 क्रोनिकल डेल्टा बटे 32, यहाँ एलसीएम आ गया, और बचे ये तुम्हारे कितने 1 माइनस 1/12, क्योंकि 32 दूनी 64 है नहीं, 1/12, तो 11/12 आ गए, 3 लेमडा बटे 32, और ये आ गए कितने 11/12, ठीक, ये तो आ रहा है। तो एक काम करो, 11 को 12 से लगभग ही काट दो यार, तो 3 को भाग कर दो 32 से, 3 को जब 32 से भाग करेंगे, मान लो लगभग, है नहीं, तो क्रोनिकल डेल्टा तो 30 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाया 30 बन गए, परंतु 30 में नहीं जाएगा, फिर हमने भाग करी, तो ये वाला आएगा लगभग 8 पॉइंट, ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है सॉलिड स्फीयर हैविंग दिस रेडियस रख रहा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछ रहा है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का क्या फार्मूला होता है बताओ, उसमें क्या करते हैं हम लोग, भाई सॉलिड स्फीयर का ये होता है एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, के जो होती है वही तो रेडियस ऑफ जाइरेशन होती है, ये कट गई, तो के बराबर हो गया √2/5 आर स्क्वायर, आर का मान लगा दो 25, आर की जगह 25 हो जाएंगे, 5 से काटे 10, √10 आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा भाई, ये कहता है ए बराबर ग्रेड 5 है, तो कर्ल ए क्या होगा, याद रखना किसी भी चीज का कर्ल यदि 0 होता है तो वो इरेशनल वेक्टर होता है, कैसा होता है, इरेशनल वेक्टर, और आप लोग जानते हैं जब कर्ल आप किसका निकालोगे, वेक्टर ए का मतलब है कर्ल ग्रेड 5 हो जाएगा, और याद रखना कर्ल के ग्रेड के ऊपर यदि कर्ल लग रही है तो वो मान कितना आता है 0, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ये भाई थोड़ी सी याद होनी चाहिए तुम्हारे लिए, देखो ये याद जरूर कर लेना आप लोग, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम की होती है 24.4, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है प्रेशर पे, ठीक है, और कार्बन की जो होती है वो होती है 6.1, ये ध्यान रखना, और लेड की जो होती है मेरे भाई वो होती है 26.5, और सिल्वर की जो होती है वो होती है 25.5, 25.5, ठीक, ये याद रखना। अब इससे जो ऑप्शन आपका बन गया हो तुरंत आप लगा लीजिए, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, ये कहता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट ऑफ द आइडल गैस, ये 0 होता है, याद रखना जूल थॉमसन। नेक्स्ट, क्लेसियस क्लेपेन लेटेंट हीट इक्वेशन जो होती है पहली वाली होती है, रट लो, ये तो बहुत ही आती है। अगला अगला पूछ रहा है भाई, ये स्टीफन कांस्टेंट E इजकल टू होता है सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा इजकल टू हो जाएगा E अपॉन टी की पावर 4, परंतु यहाँ पे जो E होता है पता है, E अपने आप में E एनर्जी अपॉन E अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है, इसे ऐसे कह सकते हो, और ये टी की पावर 4 भी यहीं पे आ जाएगी, जब इसे आप हल करोगे तो E की डायमेंशंस क्या होती है बताओ, E की डायमेंशंस होती है मेरे भाई ml की 2, टी की -2, और एरिया की होती है L की 2, और ये क्या चीज होता है, पर टाइम होता है, टाइम की होती है टी, और टी की पावर 4 का मतलब समझे, ये टी का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब थीटा की पावर 4, तो जब इसे हल करेंगे एल से एल कट गई, तो टी की -3, एम एल की 3, और थीटा की -4, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, देख लेना आप लोग। ये कहता है व्हेन नील्स बोर सॉक्स हैंड करा विद द वर्नर हाइजेनबर्ग व्हाट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ द एग्जर्ट, अरे भाई याद रखना इसमें जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, याद रखना जब हम किसी से भी हाथ मिलाते हैं, नील्स बोर से मतलब नहीं है, किसी से भी जब हम हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है
कि स्किन से कुछ इलेक्ट्रॉनों का या कुछ पार्टिकल्स का या एटम एक दूसरे के टच में आते हैं। वो जब टच में आते हैं तो वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, याद रखना, ठीक है। वहां पर वीक फोर्स भी नहीं होगा, न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं होगा, तो कौन सा लगता है वहां पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये याद रखना। जब मैंने अभी ये पेपर पढ़ा तो मेरे भी दिमाग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, बट नील्स बोर्ड से मतलब नहीं है। यदि हम तुम भी आपस में मिलाएंगे हाथ तब भी किसका होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगता है, ठीक है जी। नेक्स्ट ये कहता है फोल द फ्री फॉलोइंग द रेशियो ऑफ द ट्रेवल्स फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड सेकंड। इसका फार्मूला होता है एस इजकल टू यू प्लस 1/2 2n-1। इस फार्मूले को ला दो और यहाँ पर क्या होता है? जी होता है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट सेकंड पे लगाएंगे तो वन, वन में से बन गया तो वन, वन आ गया, और वन तो इसमें और इसमें ये दोनों हो सकते हैं। अब जैसे हमने दो लगाए, दो दो चार, चार में से एक गए तो तीन, तो ये वाला ऑप्शन सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। यहाँ पर टी की वैल्यू वन टू वन वन टू और थर्ड लगा के देख लो, ये तो मान जीरो ही होगा, फिर इली फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? ये कहता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये भी मैंने क्वेश्चन डाला है इंटरनल एनर्जी का, ठीक है, और ये आएगा भी पीजीटी पीजीटी में भी आएगा जी, और इसका जो वो होगा उसमें भी आएगा। और याद रखना आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होता है कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और जब वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन जीरो होएगा, ठीक है भैया। और कहने का मतलब ए का फोर, ए का फोर, ए का फोर, ए का फोर केवल एक ही जगह मिल जाएगा भाई साहब, यहीं से कर सकते हो आप। ए का फोर और बी का थर्ड, बी का थर्ड क्या है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर यहाँ पर सेम है आइसोबैरिक में, ठीक। और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है बताओ? एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी सी का कौन सा आ रहा है? सही, डिक्रीज होती है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पेंडुलम बॉब हैज द स्पीड 3 और व्हाइल पासिंग द थ्रू लोएस्ट पॉइंट, व्हाट इज द इट्स स्पीड? 60 बना रहा है और लेंथ उसकी इतनी है, कोई नहीं, ये देखिए जरा, देखिए ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ये इसकी याद रखना आप लोग, इतना ऊपर उठ गया है यहाँ से, ये एच मान लो, एच, ये एच किसके बराबर होगी? ये टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी? एल होगी, है ना। एल में से ये कम कर दो, ये जब 60 का कोण बना रहा है तो ये बेस बन गया, जब बेस बन गया तो ये जो लंबाई है ये होगी भाई साहब कितनी? ये वाली जो लंबाई है ये हो जाएगी एल कॉस थीटा, है नहीं। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बना इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो एच इतनी हो जाएगी, एच हो जाएगी एल माइनस एच कोस थीटा। इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी बताओ? पोटेंशियल, इसे इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, 1/2 एम, और बी का मान कितना दे रखा है इस जगह? 3, 3 का मतलब कितना हो गया? 9, बी स्क्वायर होता है ना, होता है। इस पॉइंट पर नेट एनर्जी निकालना है और इस पॉइंट पर नेट एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, और यहाँ पर इस जगह काइनेटिक है जाएगी 1/2 एम बी स्क्वायर हो जाएगी, इस बी स्क्वायर का मान ही तो पूछ रहा है, प्लस और यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी बताओ भाई? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसे एच, एच के एम जी एच, तो एम जी और एच का मान हो जाएगा एल, एच का मान कितना हो जाएगा? एल माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगी, सही है। अब एम सब में से कॉमन करके उड़ा दो, और एक बात समझो, ये आया आपका एम जी, एल कॉमन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बात सब जने जानते हैं कॉस और एम तो खत्म, एम तो खत्म, 1/2 9, ये 9 है भैया, बराबर 1/2 बी स्क्वायर, है ना। और एक कॉस 60 का मान होता है 1/2, एक में से 1/2 गए तो 1/2 बचा, तो ये हो जाएगा GL/2, और दो सब में से काट दो तो हो गया 9 बराबर बी स्क्वायर प्लस GL, ये आ गया। जी का मान है 10 और इसकी वैल्यू 0.5, तो ये बन गई 5, 5 5 9 में से 5 घटाओ 4, तो 4 बराबर कितना आ गया? बी स्क्वायर, तो बी बराबर 2 आ गया, 2 वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर सेकंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू द टोटल चार्ज 1 कूलाम। देखो आप सब जने जानते हैं 1 कूलाम जो चार्ज होता है, पहली बात तो ये समझ लो, 1 कूलाम चार्ज की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि 1 कूलाम चार्ज में आपका 1 कूलाम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं आपके 6.24 × 10⁻18 इतने होते हैं, सही।
अब आपके लिए इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और 1 सेकंड में पहुंच रहे हैं 10 की पावर 9, तो हमने सोच लिया कि 9 × T सेकंड में टोटल पहुंच जाएंगे कितने, 6.25 × 10 की पावर 18, इतने पहुंच जाएंगे। तो टी का मान आ जाएगा 6.25, बटे में आ जाएंगे 9, तो 6.25 × 10 की पावर 9, है ना भाई, 9 से 9 कम हो गए, इतने इतने सेकंड लगेंगे। अब याद रखना आप लोग, एक साल में कभी भी याद रखना आप, तो 3 पाई के मान के बराबर 3.14 के लगभग, सही है, 3.14 या 15 के गुणा 10 की पावर 7 इतने सेकंड होते हैं एक साल में, ये याद रखिए। मानिए कई कंपटीशनों में मैंने देखा है, हाँ हायर कंपटीशन में भी देखा है, एक बार हायर एग्जाम दे रहा था तब भी कहीं ना कहीं इसकी गुणा भाग की जरूरत पड़ी थी। पाई के मान के बराबर होता है ये लगभग, ये और घात 10 की पावर 7 होती है। तो इससे डिवाइड कर दो तो हमारे ईयर बन जाएंगे। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 बार कट गई है, कोई लगभग में उत्तर आ रहा है, और ये 10 की पावर 2 बची, तो लगभग 200 आ गया, 200 साल के बराबर होगा, 200 ईयर के लगभग बराबर आएगा ये, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, बीटा टिकेट टूगेदर द एन इलेक्ट्रॉन, याद रखना इलेक्ट्रॉन के साथ कभी भी पार्टिकल निकलेगा न्यूक्लियर फिजिक्स में तो एंटी न्यूट्रॉनो लिख रहेगा, और पॉजिट्रॉन के साथ लिख रहेगा तो न्यूट्रॉनो लिख रहेगा, ये बात रट लेना। तो आंसर ये सही है, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कहता है एक्रोमेटिक एब्रेशन, है ना, मिनिमम होना चाहिए। एक्रोमेटिक होने के लिए डी बराबर होता है F1 + F2/2, और स्पेरिकल एम्बेरेशन मिनिमम होने के लिए कंडीशन होती है डी बराबर F1 - F2। दोनों ही मिनिमम कह रहे हैं, जब दोनों मिनिमम कह रहे हैं तो दोनों को आपस में बराबर कर दो भैया। जब दोनों को आप आपस में बराबर करेंगे तो F1 + F2 बराबर हो जाएगा बटे 2 बराबर ये हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2F1 - 2F2, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी। 2F इधर गए तो 3F2 बराबर हो गया कितना, ये इधर जाए घट गए F1, तो यहाँ F1/F2 बराबर आ गया 3:1, ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अरे भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। एनर्जी की डायमेंशन सब जने जानते हैं, ये होती है एनर्जी की डायमेंशन, इस तरह से मिला दो। फोर्स की फोर्स की फोर्स की डायमेंशन ये होती है, इसे मिला दो। पावर की, प्रेशर की क्या होती है, प्रेशर की ये होती है, ये पावर की होगी, बस खत्म, आपस में मिला लो भैया, ये खुद देख लो, हमने बताया। अगला, इफ द पॉसिबल हैव द सिचुएशन इज स्पीड नेवर जीरो, व्हाट द एवरेज, क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट देखते हैं। The possible have the situation in which the speed of the particle always zero, but average speed not zero. Average speed or velocity. अच्छा, the magnitude average velocity in the interval is equal to the average speed. The magnitude of velocity of the particle is, अरे यार जी सही, आप लोग जानते हैं जब वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं मतलब तो क्या बन जाता है, वो स्पीड बन जाती है, सही, ये करेक्ट है, सही है जी। आपके चलिए 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं, बस अब 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो चलिए अब इतना ही रह देते हैं, और अगली वीडियो में अब इनके आंसर हम बता देंगे, ठीक है जी, है ना, अगले क्वेश्चन करवा देंगे, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ चलिए जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को और बता देते हैं जब ऐसी बात है। देखो ये 2 निकोल प्रिज्म है और दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, थीटा की वैल्यू क्या है 30 दे रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंसिडेंट अनपोलराइज्ड विल पास, अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी भी प्रिज्म पर गिरती है तो याद रखना उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, नहीं हो जाती है, तो न्यू0/2 और क्या लगा दें, और 30 का उसे रोटेट कर रहे हैं दूसरे वाले को, भाई पहले से निकल के तो इतनी हो गई होगी भाई, पहले पहले पोलराइड पे गिरी होगी तो ये हो गई, अब दूसरे पे फिर गिरी और दूसरा कितना घूम गया, थीटा बराबर 30, मेलस लॉ लगा दो, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मेलस लॉ होता है I=I0/2 हो जाएगी ये। और मेरे भाई इसमें हमने गिराई कौन सी, I0 गिराई, I0 जैसी गिराई इससे I0/2 हो गई, और कॉस स्क्वायर कितनी हो जाएगी बताओ, 30 पे कॉस पे घूमने का मतलब कॉस 30 हो जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, तो √3/2, और √3/2 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 3/4 हो जाएगी, मतलब हो जाएगी 3/8, है ना, I0 3I0/8 हो गई, ठीक है, ये हो गई आई की, और इसका रेशियो I0 के साथ ही पूछ रहा है, I/I0 बराबर हो गया 3/8, और इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज फॉर्म आ जाएगी,
तो 8 से करेंगे 25, 12.5, 12.5, 12 तिया 36, 5 तिया 15 ही आ जाएगा, 37.5 ये आंसर आ जाएगा, है ना। इसे हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसमें डब्ल्यू रहा क्यू इंटू वो लगा देंगे, बाद वाली चीज माइनस पहली चीज, ये करके आप लोग कर लेंगे। ये मैं भी बाद में करवाऊंगा, ठीक है। 62 से मैं अगली वीडियो में आप लोगों को भेजूंगा, तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और जो मैं वीडियो डालता रहता हूं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, उन्हें आप लोग जरूर देखे करें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम पड़ रही है तो मेरा ये नंबर है, इस पर केवल आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, केवल आप व्हाट्सअप करेंगे क्या चीज, क्वेश्चन के लिए, और मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑफ ऑल यू।